नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि जो हमारा शरीर है, जब हम श्वास को अंदर ले लेते हैं तो लेने के बाद में जो ऑक्सीजन है वो रक्त में डाल दी जाती है। तो रक्त के द्वारा ये जो ऑक्सीजन गैस है, इस ऑक्सीजन गैस को किस प्रकार से कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, उस ऑक्सीजन गैस का कैसे परिवहन होता है, साथ साथ में जो कोशिकाएं हैं वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है, उसको किस प्रकार से आपके फेफड़ों तक लाया जाता है। अर्थात ये जो दोनों गैसें हैं, ऑक्सीजन और CO2, इन दोनों गैसों का किस प्रकार से परिवहन होता है, तो ये आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो हम देख रहे हैं गैसों का परिवहन। गैसों का जो ये परिवहन है किसके द्वारा हो रहा है? रक्त के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? रक्त के द्वारा। और जो गैसों का परिवहन है, एक तो होगा आपका किसका? ऑक्सीजन का परिवहन। किसका परिवहन होगा? ऑक्सीजन का परिवहन। और दूसरा होगा वो होगा CO2 का परिवहन। क्या होगा? CO2 का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन होगा, ये कैसे होगा? ये होगा आपका फेफड़ों से किस ओर होगा? हमारी कोशिका की ओर होगा। किस ओर होगा? फेफड़ों से होगा हमारी कोशिका की ओर। और जो CO2 का परिवहन होगा वो होगा कोशिकाओं से किस ओर होगा? फेफड़ों की ओर होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। आपको एक बात बता दूं कि जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में हमने जो ऑक्सीजन है और CO2 है, ये जो गैसें हैं, इनका विनिमय कैसे होता है, ये वाला टॉपिक को समझाया था। अगर आप इस वीडियो पर अभी पहली बार आए हैं तो आप सबसे एक अनुरोध है कि आप पहले पिछले वाला वीडियो देखें और उसके बाद में ये देखें, जिससे कि आपको ये टॉपिक है वो पूरा समझ में आए। तो चलो देखते हैं। हम पहले किसका परिवहन देखेंगे? ऑक्सीजन का। और उसके बाद में किसका परिवहन देखेंगे? CO2 का। हालांकि ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। जब ऑक्सीजन का परिवहन होता है, CO2 का भी परिवहन हो रहा है, लेकिन क्योंकि अभी हमें समझना है तो पहले हम ऑक्सीजन का परिवहन देखेंगे और उसके बाद में CO2 का परिवहन देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन। जब हम ऑक्सीजन का परिवहन देख रहे हैं तो कहां से है? फेफड़ों से। कहां से है? फेफड़ों से परिवहन होगा। और फेफड़ों के अंदर आप सबको पता है क्या पाई जाती है? एल्वोलाई पाई जाती हैं। और इसी एल्वोलाई है, इसके पास में हमारी क्या होती हैं? रक्त वाहिनियां होती हैं। ये मान लो रक्त वाहिनी है, और ये रक्त वाहिनी रक्त लेकर आती है और यहां से रक्त वापस भी जाता है। अब देखो, यहां पर कौन सी गैस ज्यादा होती है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन गैस है, ये आपकी रक्त में जाएगी। ये जो रक्त है ये कैसा है? विऑक्सीजनित। तभी इसको नीले रंग का दिखाया हमने, विऑक्सीजनित। कहने का मतलब इस रक्त में ऑक्सीजन की क्या है? कमी। ये कहां से आया है? एक तरीके से ऐसे मान लो कोशिकाओं से आया है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की कमी है। तो अब आपकी इस एल्वोलाई से या कुपिका से, इस कुपिका से ये ऑक्सीजन इसमें आती है। और वो क्यों आती हैं उसका कारण हम पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। और वो कितना होता है? 104 mmHg। एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है, 104 mmHg। और यहां पर विऑक्सीजनित रक्त में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है PO2, PO2 का मतलब हो गया प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन,
ये होता है यहां पर ज्यादा और यहां पर क्या होता है कम। कम कितना है 40 mm Hg, 40 mm Hg। और इस कारण से विसरण की क्रिया से कोई भी चीज होती है अपनी अधिक सांद्रता से किस ओर आ जाती है, कम सांद्रता की ओर आ जाती है, या अधिक दाब से कम दाब की ओर आ जाती है। इस कारण ये ऑक्सीजन गैस है, ये कहां आ गई है आपकी रक्त में। अब रक्त में आने के बाद में इस ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, ये ऑक्सीजन कैसे इस रक्त के साथ जुड़ती है और जुड़ने के बाद में ये कैसे कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, यही आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो इसमें क्या है भाई, रक्त। ये जो हमारी कैपिलरी थी, ये क्या थी भाई, कैपिलरी अर्थात रक्त की केशिका। इस कैपिलरी में क्या है, रक्त। और रक्त में दो चीज मुख्य रूप से है, एक तो है प्लाज्मा जो इसका कैसा हिस्सा है, तरल, और दूसरी चीज क्या है, कोशिका या कोशिकाएं। और कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण है आरबीसी। कौन सी कोशिका, आरबीसी। ये जो आरबीसी होती है इसका आकार होता है ऐसे द्विडंबलाकार, और इस आरबीसी के अंदर क्या होता है, आपका एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। सबको पता होगा आरबीसी का रंग इसी के कारण लाल है भाई, एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। और इस वर्णक का नाम क्या है, इस वर्णक का नाम होता है आपका हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन का परिवहन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान देता है वो देता है कौन, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पदार्थ है वो है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। तो यहां जो ऑक्सीजन है, रक्त में जो ऑक्सीजन आई है, इसका जो 100% हिस्सा है, कितना प्रतिशत है, 100%, पूरी की पूरी ऑक्सीजन। इसमें से 3% हिस्सा तो किसमें जाता है, प्लाज्मा में। किसमें जाता है, प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में घुल जाता है। भाई कोई तरल है, तरल में घुल गई गैस। तो ऑक्सीजन का केवल 3% हिस्सा होता है, यह किसमें घुलता है, प्लाज्मा में। और प्लाज्मा के साथ कहां पहुंचता है, कोशिकाओं तक पहुंचता है। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद में देखो कितना प्रतिशत हिस्सा बच गया, 97% हिस्सा। कितना प्रतिशत हिस्सा बच गया, 97%। यह 97% हिस्सा किसमें चला जाता है, आरबीसी में। कहां चला गया, आरबीसी। और आरबीसी में जाकर किसके साथ जुड़ता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। समझ गए यहां तक। हीमोग्लोबिन से कैसे जुड़ता है, ये देखो। देखो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो है इसका हीम हिस्सा। कौन सा भाग है, हीम। और ये जो हीम बना है ये तो बना है हमारा आयरन से। किससे बना है, आयरन अर्थात फेरस से। और एक प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन। इस हीमोग्लोबिन के अंतर्गत ग्लोबिन प्रोटीन होती है, इसकी कितनी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, 4 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। कितनी श्रृंखलाएं होती हैं, 4। और इन 4 श्रृंखलाओं में से 2 श्रृंखला होती हैं जिन्हें हम कहते हैं बीटा श्रृंखला, और 2 श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं अल्फा श्रृंखला। क्या बोलते हैं भाई, अल्फा श्रृंखला। एकदम सिंपल सी चीज हो गई। 2 तो हैं अल्फा और 2 हैं आपकी बीटा। तो इस प्रकार से ये 4 श्रृंखलाएं। इस हीमोग्लोबिन को इतना क्यों देख रहे हैं भाई, क्योंकि 97% ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जा रहा है, इसी ग्लोबिन प्रोटीन या हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जा रहा है। अगले पेज में देखते हैं। अब जो ये हीमोग्लोबिन है इसकी संरचना देखें तो ऐसे 4 तो इसके अंतर्गत क्या है, हीम पार्ट,
और इस हीम में कौन सा हिस्सा है आपका? फेरस। कौन सा है? फेरस, आयरन। और इसी कारण बोला जाता है भाई, अगर किसी व्यक्ति में आयरन की कमी होती है तो उस आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को कहा जाता है एनीमिया, अर्थात खून की कमी। तो खून की कमी हीमोग्लोबिन की कमी से भी होती है और आरबीसी की कमी से भी होती है, और स्थिति को कहा जाता है एनीमिया। तो यहां पर आयरन है और इसके साथ साथ में इनसे 4 क्या जुड़ी हुई हैं? ऐसे 4 आपकी ग्लोबिन श्रृंखलाएं जुड़ी हैं, जिनमें 2 अल्फा हैं और 2 बीटा। ये जो हीमोग्लोबिन है, इसके साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ते हैं। कितने अणु जुड़ते हैं? 4। ये 4 हिस्से हैं। यहां पर एक ऑक्सीजन का अणु जुड़ गया, यहां दूसरा ऑक्सीजन का अणु जुड़ गया, यहां तीसरे का जुड़ गया, और यहां चौथा ऑक्सीजन का अणु जुड़ गया। और इस प्रकार से एक हीमोग्लोबिन से कितने अणु ऑक्सीजन जुड़ते हैं? 4। और इन 4 अणुओं का फिर ये हीमोग्लोबिन है, ये क्या करती है? परिवहन करती है। क्या करती है भाई? परिवहन। और परिवहन करके इसको कहां ले जाती है? कोशिकाओं तक ले जाती है। कहां ले जाती है? कोशिकाओं तक ले जाती है। अब देखो, आपको यह लग रहा होगा कि फेफड़ों के अंदर ये ऑक्सीजन जब किसके साथ जुड़ रही है? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो इसको जोड़ने में मदद कर रही होगी। अपने आप तो कैसे जुड़ी? तो इसको जोड़ने में मदद करने के लिए इस ऑक्सीजन की इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने में मदद करने के लिए कुछ कारक होते हैं, वो प्रभाव डालते हैं, जो प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से जुड़ने को। पहली चीज तो देखो, क्योंकि जो हमारे फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों में जो ऑक्सीजन का दाब होता है या ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है, ये क्या होता है? ज्यादा। ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है? 104 mmHg। इतना प्रेशर है, और रक्त में होता है 40 mmHg। इस कारण प्रेशर दबाव डालता है। दूसरा क्या होता है कि यहां पर CO2 की मात्रा क्या होती है? कम। CO2 की मात्रा क्या होती है? कम, क्योंकि फेफड़ों से लगातार क्या हो रहा है? CO2 को बाहर निकाला जा रहा है। तो ऑक्सीजन की तो दाब ज्यादा है आपके फेफड़ों में, और CO2 का दाब क्या है? कम। इस कारण से आपकी ऑक्सीजन होती है वो रक्त में चली जाती है। साथ साथ में इसको एक प्रभावित करने वाला कारक है, वो एक और है, और वो है आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब ये हाइड्रोजन आयन कहां से आया, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, ये भी ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या करती है? प्रभावित करती है। और एक कारक और याद रखना, वो है ताप। वो क्या है? ताप। ताप फेफड़ों में कोशिकाओं की तुलना में क्या होता है? कम। फेफड़ों के अंदर जो तापमान है वो कोशिकाओं की तुलना में क्या होता है? कम होता है। क्यों भाई? क्योंकि हम बाहर से ठंडी वायु ले रहे हैं, और ये ठंडी वायु के कारण से तापमान थोड़ा सा क्या हो गया है? कम। तो ये 4 कारक हैं, ऑक्सीजन का दाब, CO2 का दाब, हाइड्रोजन आयन और ताप। ये 4 कारक हैं जो फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, या एक तरीके से इसके जुड़ने की गति को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले क्या है? कारक। एक बात, हां, अगर जब आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, तो अब ये हीमोग्लोबिन देखो, जिस हीमोग्लोबिन के अंतर्गत आपका ऑक्सीजन जुड़ गया है, इस हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसे क्या कहा जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और इस प्रकार से
ये जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रक्त है जिसे हम ऑक्सीकृत रक्त बोलेंगे, वो आपका कहां चले जाएगा? रक्त के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचे जाएगा। यह ध्यान रखने की बात है। तो इस प्रकार से तो हो जाता है किसका? ऑक्सीजन का परिवहन। ध्यान रखने की बात है कि जो 97% है वो तो किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन से। ऑक्सीजन का 97% परिवहन होता है हीमोग्लोबिन से, और बाकी 3% परिवहन होता है वो किसके द्वारा? प्लाज्मा में घुलित अवस्था के द्वारा होता है। अब हम देखते हैं किसका परिवहन? CO2 का परिवहन। किसका परिवहन देखते हैं? CO2। चलो भाई देखो CO2 का परिवहन। अब देखो CO2 का परिवहन होता है वो कोशिकाओं से किस तरफ होता है? फेफड़ों की तरफ। कोशिकाओं से किस तरफ होता है? फेफड़ों की तरफ। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये क्या थी? एक कोशिका है। ये क्या है? कोशिका। और यहां पर एक जो रक्तवाहिनी है ये क्या लेकर आ रही है? रक्त लेकर आ रही है। इस रक्त में जो यहां कोशिकाओं के पास आ रहा है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज्यादा। अर्थात ये रक्त कैसा है? ऑक्सीजनित है। कैसा रक्त है? ऑक्सीजनित रक्त है। ठीक है कि नहीं है? यहां ऐसे ये रक्त आ रहा है। दूसरा, यहां से रक्त जा भी तो रहा है, कोशिकाओं से रक्त वापस भी तो जा रहा है। अब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन आपका किसके साथ आया था? रक्त के साथ। कैसे कैसे आया? 97% तो आया किस रूप में? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, और 3% आया प्लाज्मा में। तो जो प्लाज्मा में रक्त आया है किस में आया है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में केवल कितना प्रतिशत था? 3% ऑक्सीजन थी, वो तो विसरण के द्वारा यहां पर चली गई। किसके द्वारा चली गई? विसरण। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर इस रक्त में ऑक्सीजन है ज्यादा और यहां कोशिका में ऑक्सीजन है क्या? कम, और इस कारण से इस कोशिका में प्रवेश कर गई। बाकी आपका 97% कहां पर है? इस आरबीसी में है। कहां पर है? आरबीसी में। और आरबीसी में किसके साथ जुड़ा हुआ है? हीमोग्लोबिन। किसके साथ जुड़ा हुआ है? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन से कितने जुड़े हुए हैं? 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़े हुए हैं। कितने अणु? 4। अब जब यहां से ऑक्सीजन आती है तो कौन प्रभाव डालता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन ने बांध रखा है, ये हीमोग्लोबिन इसको छोड़ ही नहीं रखा। किसको नहीं छोड़ रहा? ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन को नहीं छोड़ रहा, लेकिन कोशिका तो ऑक्सीजन चाहिए। अब कोशिका क्या करती है कि यहां से, क्योंकि कोशिका के पास CO2 की मात्रा ज्यादा है, तो इस कारण से CO2 जाता है भाई किसके पास? हीमोग्लोबिन के पास। हीमोग्लोबिन किस में है? आरबीसी में। तो मैं आरबीसी को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं भाई। ये आरबीसी है और इस आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन। ये मान लो हीमोग्लोबिन है, और इस हीमोग्लोबिन पर 4 क्या जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन के अणु। कितने अणु? 4 अणु ऐसे जुड़े हुए हैं। अब ये CO2 है, ये इस कोशिका में चला गया। कौन सी कोशिका में? आपकी आरबीसी में। आरबीसी में जब चला गया तो यहां पर ये क्या करता है कि ये CO2 इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। ध्यान रखना, CO2 की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में क्या होती है? अधिक, और इसके कारण से ये CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। जैसे ही CO2 का एक अणु हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, जैसे ही ये जुड़ता है तो यहां से आपका एक अणु ऑक्सीजन है वो किस में आ जाता है? कोशिका में आ जाता है। भाई CO2 यहां पर गया और यहां पर आ गया।
अब ये जो CO2 है, ये जो CO2 है किसके साथ जुड़ गया है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है। लेकिन पूरा CO2 है, मान लो यहां पर जितना भी CO2 गया है वो पूरा का पूरा नहीं जुड़ पाता है, केवल थोड़ा सा किसके साथ जुड़ता है? हीमोग्लोबिन के साथ। थोड़ा सा CO2 है वही हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। बाकी जो CO2 है वो CO2 क्या करता है? इस कोशिका में क्या उपस्थित होता है? जल। कोशिका में क्या उपस्थित होता है? जल। और ये जल के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है? जल के साथ। और जब जल के साथ जुड़ता है H2O प्लस CO2 जब जुड़ते हैं तो ये किस में बदल जाते हैं? अम्ल में बदल जाते हैं, जिसका नाम क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल। और ये कार्बोनिक अम्ल बाद में टूट कर क्या बना लेता है? H प्लस और HCO3 माइनस, अर्थात ये क्या बन गया आपका? बाइकार्बोनेट और ये H प्लस। ये वास्तव में बने किसके अंदर हैं? ये इस कोशिका में ही बने हैं, H प्लस और HCO3 माइनस। ठीक है, तो ये H प्लस है। अब देखो ये H प्लस भी किसके साथ जुड़ जाता है? इस हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ जुड़ जाता है? हीमोग्लोबिन। तो ध्यान से सुना, एक तो CO2 में से कुछ CO2 किसके साथ जुड़ गया? हीमोग्लोबिन। और जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा तो ऑक्सीजन यहां से हट गया। पहली बात तो इससे हटा। दूसरा, यहां जो H प्लस है, H प्लस आयन भी किसके साथ जुड़ता है? हीमोग्लोबिन के। और ये हीमोग्लोबिन के साथ जैसे ही जुड़ता है यहां से ऑक्सीजन हटकर कहां आता है? आपका कोशिका में आता है। तो इस प्रकार से आपके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन तो हट जाता है और वहां पर कुछ तो जुड़ जाता है आपका क्या? CO2। और कुछ मात्रा में क्या जुड़ जाता है? आपका H प्लस आयन जुड़े जाता है। अब ये H प्लस तो काम में आ गया, तो ये HCO3 क्या करता है? इस HCO3 में से ये ज्यादातर HCO3 है वो आपका, ये तो क्या थी भाई? कोशिका, आरबीसी। आरबीसी में से कहां चला जाता है? प्लाज्मा में। कहां चला जाता है? प्लाज्मा। ये HCO3 कहां आ गया है भाई? प्लाज्मा में। ध्यान रखना, HCO3 बाहर आया तो एक नेगेटिव चार्ज अंदर कम हो गया। एक नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? कम। तो इसके बदले में इस चार्ज की पूर्ति करने के लिए अंदर की तरफ क्या आ जाता है? आपका क्लोराइड। कहां से? प्लाज्मा से। प्लाज्मा से आपका क्लोराइड आयन कहां आ जाता है? कोशिका के अंदर, आरबीसी के अंदर। और इसे क्या कहा जाता है? क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? क्लोराइड शिफ्ट। तो इस प्रकार से ध्यान से सुनना कि ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कैसे टूट रहा है, इस बात को मैं बता रहा हूं। तो इसको तोड़ने में कौन कौन मदद करते हैं? एक तो CO2, एक कौन मदद करता है? H प्लस। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो भाई, तो अब ध्यान से सुनो, आपका CO2 है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? आपके हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा। कुछ आपका किस रूप में बदल जाएगा? बाइकार्बोनेट के रूप में बदल जाएगा। और बाइकार्बोनेट से ये किस में चला गया है? प्लाज्मा में। तो इस CO2 का परिवहन कैसे कैसे होता है? देखो, जो CO2 है, इस CO2 में से 7% CO2, 7% तो सीधा का सीधा किस में घुल जाता है? प्लाज्मा में। जैसे आपका 3% घुलाता है वैसे ही 7% किस में घुल जाता है? प्लाज्मा में घुल जाता है। ठीक है, इसमें से लगभग 20 से लेकर 25% है वो आपका किससे जुड़ जाता है? हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? हीमोग्लोबिन से। दो चीज होगी। तीसरा, लगभग आपका जो 70%, कितना बच गया भाई? 70%। ये 70% CO2 है, ये आपका किस में बदल जाता है? बाइकार्बोनेट आयन में बदले जाता है। किस में बदल जाता है? बाइकार्बोनेट। अब आप एक बात बताओ, बाइकार्बोनेट आयन है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ये बाइकार्बोनेट आयन होता है वो कैसा होता है?
क्षारीय। और अभी आपको बताया था ये बाइकार्बोनेट आयन कहां चला गया था, आरबीसी से निकलकर कहां आ गया था, रक्त के प्लाज्मा में। कहां आ गया था, रक्त के प्लाज्मा में। और इसी कारण से रक्त का पीएच होता है, रक्त का पीएच वो कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। कितना, 7.4। तो इस प्रकार से CO2 गैस है, ये हमारे रक्त के पीएच को निश्चित बनाए रखने में अपना योगदान देती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो हमारी ऑक्सीजन का परिवहन कैसे कैसे हुआ था, 3% प्लाज्मा में घुलकर और 97% किसमें, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। जबकि CO2 का परिवहन कैसे कैसे हो रहा है, 7% तो प्लाज्मा में, 20 से 25% किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और बाकी 70% है वो किस रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में। ध्यान से सुनना, जब आपका 20 से 25%, ये 20 से 25% CO2 होता है, 20 से 25% CO2 ये आपका हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। तो जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब CO2 जुड़ता है, जब CO2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो इसे क्या बोलते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। किसी को भी जब CO2 ऑक्सीजन के CO2 है आपका हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोलना है। क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कौन जुड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। जब हीमोग्लोबिन के साथ आपका क्या जुड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जुड़ता है, तो उससे क्या बनता है आपका, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी हीमोग्लोबिन से जुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से ही अधिक होती है। दोनों से क्या होती है, अधिक। लेकिन यह सामान्य तौर पर हमारे पास नहीं होता है। लेकिन बाय चांस अगर किसी व्यक्ति में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो ज्यादा हो रही है, कहने का मतलब जिस कमरे में वो सो रहा है या कहीं ऐसे वातावरण है जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस है वो बहुत ज्यादा मुक्त हो रही है, तो उस स्थिति में क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये रक्त के साथ हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी जुड़ता है। इसकी जुड़ने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में, और इस कारण से ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और उस व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। इसी कारण बोला जाता है कि कमरे को कभी भी बंद करके और कमरे में अंगीठी जलाकर या फिर कुछ जो पदार्थ है या कोयला है यह जलाकर कभी नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंद कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसके कारण से जब भी कोयला जलता है तो उससे क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये क्या करती है, हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जुड़ जाती है और फिर वो कोशिकाएं हैं या जो व्यक्ति है उसकी दम घुटने से क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो कैसे हमारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है और कैसे हमारे CO2 का परिवहन होता है, ये हमने देख लिया है। अब ये CO2 है, इस CO2 को लेकर रक्त आपका कहां आता है, फेफड़ों के पास, और फेफड़ों के पास जब आएगा तो फेफड़ों में क्या है, उल्टा काम हो जाएगा। उल्टा कैसे, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और CO2 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से रक्त के द्वारा हमारे ऑक्सीजन और CO2 का क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। एक बात थोड़ा सा विशेष ध्यान रख लेना, एक बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि 100 ml रक्त है, कितना ml, 100 ml रक्त, उस रक्त के द्वारा कितने
ml आपकी ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। तो 100 ml रक्त है वो 5 ml ऑक्सीजन कहां पहुंचाता है? कोशिका के पास। कहां पहुंचाता है? कोशिका के पास। और 100 ml रक्त है वो आपकी 4 ml CO2 है वो कहां छोड़ देता है? फेफड़ों में। और फेफड़ों से फिर कहां छोड़ दी जाती है? वायु में। तो इस प्रकार ये दोनों मात्रा भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बाकी आपको सब कुछ बता ही दिया है कि ऑक्सीजन को जुड़ने को प्रभावित कौन कौन करता है? CO2 की मात्रा प्रभावित करती है, H+ आयन। आपको बताया था ना वो H+ आयन कहां बनते हैं। तो ये H+ आयन अभी आपको बताया था कि जब आपका CO2 H2O के साथ जुड़ता है तो इससे आपका कार्बोनिक अम्ल बनता है, और कार्बोनिक अम्ल जब टूटता है वापस तो उससे आपका H+ और HCO3- बनता है। वो H+ ही बाद में रक्त के साथ जाता है और वापस वहां पर फेफड़ों में जाकर उस ऑक्सीजन के जुड़ने को और उसके टूटने को क्या करता है? प्रभावित करता है। इस प्रकार से आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने रक्त के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 गैस है उसके परिवहन को समझा है। बाकी आप सबको यह वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।